जी, हम लोग लाइव आ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका झा। आज एपीडब्ल्यू एकेडमिक पॉलिटिकल विंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है, सनातन भारत की संकल्पना और वीर सावरकर पर आयोजित आज के कार्यक्रम के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी विद्वज्जनों, सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आभार इस आभासी पटल के माध्यम से करती हूँ। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथिगण, विद्वज्जनों का एपीडब्ल्यू के माध्यम से बहुत बहुत आभार, स्वागत। हमारे साथ आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं विशेष वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, राजनीति विज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय हबीब मोहम्मद चौधरी जी, आप चेयरमैन हैं असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर मोनिका पुरी जी जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। हमारे साथ आज हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर ललित पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ आज एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के कोऑर्डिनेटर और फाउंडर डॉक्टर जहीदुल दीवान जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। आज उद्घाटन सत्र में हमने चर्चा की कि हिंदुत्व सनातन परंपरा की जो दार्शनिक पहलू है, भौगोलिक स्तर है या व्यावहारिक स्तर पर प्रैक्टिकल दृष्टि के रूप में जो है किस तरह जो है हिंदुत्व जो है सनातन परंपरा जो है उन सभी विचारों पर स्तरों पर हमने विचार की। सावरकर जी के व्यक्तित्व से जो हिंदुत्व की संकल्पना बनती है उस पर भी हमने उद्घाटन सत्र में बात की। विभिन्न विद्वानों ने जो है उस पर अपने जो है गंभीर शोध परख एक विचार रखे। इस सत्र में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है, सनातन भारत की संकल्पना और वीर सावरकर पर आप सभी विद्वज्जनों को सुनेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ललित पांडे जी को। आपने संस्कृत विषय में जेएनयू से पीएचडी की है। वर्तमान में आप हंसराज महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वर्ष 2011 से ही जुड़े हुए हैं। आप जेएनयू में इकाई मंत्री, इकाई अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने दिल्ली प्रदेश के सह मंत्री जैसे दायित्वों का भी निर्वाह किया है। आप वर्ष 2018 में जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रह चुके हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका जो कार्यक्षेत्र है अभी वह उसका केंद्र दिल्ली है। आमंत्रित है वैदिक साहित्य में राष्ट्रभाव पर अपने विचार रखने के लिए डॉक्टर ललित पांडे जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। अपने 2 दिवसीय इस वेबिनार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं और इस वक्तव्य के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए जाहिद जी का, प्रियंका जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभा में उपस्थित सभा के सभापति आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में उपस्थित सभ्य सुधीजन, प्रबुद्ध जनमानस को प्रणाम करते हुए वैदिक संकल्पना में राष्ट्र को हम किस प्रकार से देखते हैं या फिर वैदिक साहित्य में राष्ट्र की अभिव्यक्ति किस प्रकार से हुई है और उस राष्ट्रीय भाव का चिंतन हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस पर मैं आप सभी के समक्ष अपनी बात रखूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक पुण्य पुरातन प्राचीन राष्ट्र के रूप में अपने भव्य इतिहास को लेकर
हम सभी के समक्ष है और हमारी पहचान राष्ट्रीयता के रूप में हमारी सभ्यता, हमारी ललित सर संस्कृति और एक हमारा सेकंड जीवन सर। दर्शन निश्चित हबीब रूप सर से आप अपना माइक म्यूट कर ले भारत ताकि की दिक्कत ना हो। जन चेतना का ही प्रदर्शन करता है और उस प्रदर्शन के भाव को सन्निहित करता है। जी जी सर आप बोलिए, वो माइक म्यूट करने के लिए मैंने कहा था सर, इसलिए रोका था। मैं शुरू करूं? जी जी सर बिल्कुल शुरू कीजिए आप। जी हाँ जी। तो वैदिक साहित्य में राष्ट्र को लेकर हमें अनेक प्रकार के भाव प्राप्त होते हैं और राजते तत् राष्ट्रम अर्थात राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम। राष्ट्र शब्द की व्याख्या जो वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है वह दीप्ति के अर्थ में, प्रकाशित करने के अर्थ में, समाज को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्र शब्द का प्रयोग हमें राष्ट्र ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अभी हमने राज्य और राष्ट्र के संदर्भ में भी व्यापक चर्चा इससे पूर्व में की है। तो जैसे हम जानते हैं कि राज्य जो शब्द है वह राजनीतिक दृष्टि की तरफ हमें लेकर जाता है, लेकिन जो राष्ट्र का भाव होता है वह हमें उसके सांस्कृतिक पक्ष को दिखाता है, जीवन मूल्य को दिखाता है, सांस्कृतिक मूल्यों को वह बताता है। इसलिए जब हम राष्ट्र का विचार करते हैं, जब हम राष्ट्र का मंथन करते हैं, तो वह हमारे आध्यात्मिक पक्ष और हमारे सांस्कृतिक पक्ष को ही उजागर करता है। और भारतीय मेधा ने भी इसको इसी संदर्भ में लिया है। भारतीय मेधा जब इसका विचार प्रस्तुत करती है तो वहां पर हमें ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रम वे मुष्टि ही, अर्थात मुष्टि शब्द जो हम मुट्ठी के प्रयोग में करते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम एकत्व का भाव या एकता का दिग्दर्शन हम एक मुट्ठी को बंद करने से जब हमें पता चलता है, तो उसी अर्थ में राष्ट्रम वे मुष्टि है, अर्थात राष्ट्र संगठित हो, राष्ट्र समृद्ध हो, इस अर्थ में वहां पर प्रयोग हमें प्राप्त होता है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद से लेकर बाद में उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ब्राह्मण शब्द है यह जाति के अर्थ पर यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। ब्राह्मण साहित्य यह यहाँ पर जो प्रयोग में आता है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के जो व्याख्या ग्रंथ हैं उसके रूप में यहाँ पर ये ग्रंथ हैं। उसके साथ साथ बाद के काल में जब हम रामायण और महाभारत में देखते हैं या पुराणों में देखते हैं तो वहां पर भी राष्ट्र शब्द या भारतवर्ष इन शब्दों का प्रयोग वहां पर मिलता है। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रम वे मुष्टि या राष्ट्रम वे श्री, ऐसा भी हमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्री अर्थात समृद्धि के अर्थ में, संपन्नता के अर्थ में, सौहार्द के अर्थ में भी हमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है। सजगता के अर्थ में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। जैसा कि यजुर्वेद में प्रयोग मिलता है कि वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिताः, अर्थात इस देश की रक्षा के लिए हम जागृत रहें, इस देश की सुरक्षा के लिए हम निरंतर सजग रहें, इस अर्थ में यजुर्वेद में हमें श्लोक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब हम वेद साहित्य के साथ साथ हम अथर्ववेद में आते हैं तो उस अथर्ववेद में भी हम माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, यह प्रयोग हमने काफी प्रचलित है। इसके विषय में हमने सुना ही है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस भूभाग में रहते हैं, तो उसको नमन करते, उसको प्रणाम करते हुए हम मातृभूमि का उसे एक पद देते हैं। इसी प्रकार से रामायण में भी जब राम और लक्ष्मण का संवाद हमें दिखाई देता है तो राम और लक्ष्मण के संवाद में भी वहां पर राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते राजन, अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते राजन, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात कि यह भले ही सोने की लंका है और यहाँ पर वैभव है, ऐश्वर्य है, संपन्नता है, समृद्धि है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी मातृभूमि और जो मेरी जननी है और जो जन्मभूमि है उससे श्रेयस कुछ नहीं है। इसलिए
मातृभूमि को माता के ही समक्ष एक पदवी प्राप्त है, यह हमें भारतीय मेधा में ऐसा हमें दिग्दर्शन होता है। इसी के साथ साथ जब हम अभी समानता की बात कर रहे थे तो ऋग्वेद में भी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं और कृण्वन्तो विश्वमार्यम विश्वमार्यम की बात हमने वहां सुनी है। उसी के साथ साथ वहां पर जब राष्ट्र की उन्नति की बात आती है तो वहां पर संगच्छध्वम संवदध्वम समनो मनांसी जानताम, ऐसा हमें प्रयोग वहां पर मिलता है कि हम सब साथ चलें, संगच्छध्वम साथ चलें, संवदध्वम साथ बोलें, अर्थात हमारा जो विचार है वह विचार किसी भी तरह से वह हेयता का विचार नहीं होना चाहिए, उस विचार में उच्चता होनी चाहिए। और संवद समनो मनांसी जानताम, सबका मन एक सही दिशा में सकारात्मक दिशा में चले, ऐसा विचार हमें ऋग्वेद की मेधा हमें बताती है। उसी के साथ साथ जब समानता की चर्चा अभी आदरणीय मजहर आसिफ सर ने की और प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा सर को मैं सुन रहा था, तो वहीं पर ऐसा विचार हमारे वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, समानम समानो मंत्र समानिम आकुति, अर्थात कि हमारे जो विचार हो वह विचार समानता के विचार हो, उसमें समरसता का भाव हो। तो इसीलिए जब हम राष्ट्र का जब उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में मिलता है तो वह किसी वाद के रूप में नहीं मिलता, वह भाव के रूप में मिलता है। भाव के रूप में मिलने का अर्थ यह है कि जब हम भाव की बात करते हैं तो वह हमारे परस्पर आत्मीयता का दिग्दर्शन वहां पर होता है। लेकिन जब हम वाद में जाते हैं तो फिर वादे वादे जायते तत्वबोधक के कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं कि हमारी मत भिन्नता वहां पर हो सकती है लेकिन मन भेद की स्थिति वहां पर नहीं होती। ऐसा जीवन दर्शन एक जीवंत राष्ट्र के रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं वैदिक साहित्य में और ऐसा एक प्रसिद्ध सूक्ति भी हमें वैदिक साहित्य में मिलती है। कहते हैं कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इस राष्ट्र की जो रक्षा करनी है वह शस्त्र शक्ति से करनी है और उस शस्त्र शक्ति से जब राष्ट्र की रक्षा होगी तो उसके बाद शास्त्र चर्चा अर्थात बौद्धिक चर्चा करते हुए, बौद्धिक प्रबोधन करते हुए, इस तरह के बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से वहां पर हमें सभ्यता अर्थात सभ्य समाज कैसे बने, समृद्ध समाज कैसे बने और समरसता का भाव कैसे आए, इसको लेकर यह प्रसिद्ध सूक्ति यहां पर प्राप्त होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा से यहां पर अभिप्राय यह है कि हम बौद्धिक प्रयासों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता का दिग्दर्शन कराएं। इसी प्रकार से जब हम राष्ट्र का चिंतन वीर सावरकर के दृष्टि से करें तो वीर सावरकर जिस प्रकार से उन्होंने छुआछूत भेदभाव के खिलाफ अनेक प्रयास किए, मंदिरों में सर्व समाज की प्रवेश किस प्रकार से हो, इस प्रकार का प्रयास जिस प्रकार से वीर सावरकर ने किया, उसी तरह की समरसता का भाव जब हम वैदिक मंत्रों को देखते हैं, चाहे उसमें संगच्छध्वम संवदध्वम का मंत्र हो या फिर समानो मंत्र समिति ही समानी इसका उद्घोष हो, समानम मनः सहचित्तमेषाम, अर्थात हमारा जो चित्त है वह समानता का हो, ऐसा जो भाव हमें मिलता है वह कहीं न कहीं उस भाव को लेकर कालांतर में उसमें वीर सावरकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फिर राजा राम मोहन राय इत्यादि जो महापुरुषों ने उसी भारतीय संस्कृति को ही साथ लेकर चलते हुए उस राष्ट्र की संकल्पना को ही आगे बढ़ाया। उसी के साथ साथ वेद में एक हमें ऐसा मंत्र प्राप्त होता है जिसमें कहते हैं असंवादम मध्यतो मानवानाम। असंवादम, संवाद का अर्थ होता है मन मुटाव, संवाद, संवाद, बाध अर्थात बाधा के अर्थ में यहां पर प्रयोग हुआ है। असंवादम अर्थात जहां पर मन मुटाव न हो, तो असंवादम मध्यतो मानवानाम अर्थात मानवों के मध्य में जो मन मुटाव है वह नहीं होना चाहिए, अर्थात मन मुटाव रहित सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो, इस प्रकार का भाव हमें वैदिक ऋचाओं से प्राप्त होता है। और जब हम वैदिक साहित्य को देखते हैं और वहां पर राष्ट्र की संकल्पना पर विचार करते हैं तो उसमें
भूमि सूक्त भी हमें मिलता है, राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त भी मिलता है, जिसमें राष्ट्र की वृद्धि किस प्रकार से हो, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, ऐसे सूक्त हमें प्राप्त होते हैं। और वैदिक साहित्य की हम यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वैदिक ऋषियों ने राष्ट्र का चिंतन संकीर्णता के भाव से नहीं किया, भौगोलिक सीमाओं में बांधते हुए राष्ट्र का चिंतन यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये पर्वत, पठार, नदी, पशु पक्षियों के साथ कैसे सौहार्द बने, उनको भी, उनकी चेतना को भी वहां पर राष्ट्र के ही अंतर्गत समाहित किया है। इसलिए भारतीय मेधा में जब विचार हुआ है तो वह राष्ट्र को लेकर उसे भौगोलिक सीमाओं पर सीमित कर देने वाला विचार नहीं है। इसीलिए जब हम सांस्कृतिक राष्ट्र का चिंतन करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्र भाव का जहां चर्चा होती है, तो वहां पर हम बृहत्तर भारत को भी लेकर आते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक समग्रता में जब विचार होता है तो वह विचार कहीं न कहीं भौगोलिक सीमाओं से भी उठकर हमारी संस्कृति का विचार प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से भारत को हम जीवंत राष्ट्र के रूप में अपने समक्ष रखते हैं। इसीलिए जब राज्य की चर्चा होती है तो वहां पर दंड शक्ति, संविधान और राजनीतिक अवधारणा की बात होती है, लेकिन जब राष्ट्र का चिंतन प्रस्तुत होता है तो उस राष्ट्र के चिंतन पर, उस राष्ट्र की सांस्कृतिक और उसकी ऐतिहासिक जो पक्ष धर्मता है, उस पक्ष धर्मता को भी हम स्वीकार करते हैं। जो उस राष्ट्र की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस राष्ट्र के संरक्षण के लिए, उस राष्ट्र के संवर्धन के लिए जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस भाव को भी प्रदर्शित करता है। इसीलिए जब राष्ट्रम वही मुष्टि शब्द का प्रयोग किया है तो वह हमारी भावना को ही बताता है। और इसलिए जब राष्ट्र का चिंतन यहाँ पर हो रहा है तो वह चिंतन कैसा है, वह आत्मीय संबंध से अनुप्राणित भाव है। इसीलिए कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वाद की अपेक्षा अगर हम भाव शब्द का प्रयोग करें तो वह अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि जब हम भाव शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारे आत्मीय संचेतना को भी हमें बताता है। इसी प्रकार से जो अन्य उल्लेख वैदिक उद्धरण मिलते हैं उसमें ऐसा प्रयोग मिलता है, राष्ट्रम राजा नाम, अर्थात राजा इस राष्ट्र की रक्षा करें। अब राष्ट्र की रक्षा कैसे करें? राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उन्हें किसी एक पक्ष की तरफ अधिक उनका झुकाव न हो, बल्कि प्रजा का किस प्रकार से वहां पर चिंता वह कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रम राजा नाम ऐसा उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं तो वहां पर भी वह राजा की शक्तियों के बारे में जब वह बताते हैं तो वो कहते हैं, तुम धर्म दंडोसी, तुम राज्य शासन तो कर रहे हो, लेकिन उस राज्य शासन में तुम्हें भी दंड के जो आप अधिकारी वस्तुतः हैं राजा, लेकिन साथ ही साथ आप धर्म के भी अधीन है। धर्म अर्थात जो छात्र धर्म है, छात्र अर्थात जैसे छाता हमारी सुरक्षा करती है धूप से, वर्षा से, उसी प्रकार से जो एक राजा का जो धर्म है, जो उसके कर्तव्य है, उसका कर्तव्य है कि प्रजा का पालन हो, प्रजा का संरक्षण हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रम गुपितम क्षत्रियस्य, गुपितम अर्थात राष्ट्रम रक्षणम, राष्ट्र का रक्षण किस प्रकार से हो, वह राष्ट्र के राजा के द्वारा हो। और प्रजा के विषय में भी, प्रजा के कर्तव्यों के विषय में भी बताया है कि राज्य और राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के साथ वैमनस्य का भाव न हो, राग ईर्ष्या द्वेष का भाव न हो। इस प्रकार का विचार प्रजा के लिए भी हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। और संस्कृत साहित्य की जो उदात्त विचार हैं, उन उदात्त विचारों के साथ निश्चित रूप से आज का समाज जो सार्वभौमिक भाव को लेकर आगे बढ़े और प्राचीन भव्य इतिहास की इस उदात्त विचारों को आज के मंथन के माध्यम से हम समाज में पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने वक्तव्यों में वैदिक साहित्य में उपलब्ध उदाहरणों के माध्यम से
राष्ट्रवाद की भावना को बहुत अच्छे तरह से समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। अब मैं सावरकर जी के राष्ट्रवाद पर अपने वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मोनिका पुरी सेठी जी को। आप मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापिका हैं। आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन संस्थान दिल्ली में भी कार्यरत हैं। आप प्रखर राष्ट्रवादी विचार के समर्थक हैं। आपकी पॉलिटिकल थ्योरी पर 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी 3 पुस्तक संपादित हैं। आपने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की हैं। आमंत्रित है सावरकर जी के राष्ट्रवाद पर अपने वक्तव्य के लिए डॉक्टर मोनिका पुरी सेठी जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, हबीब मोहम्मद चौधरी जी, ललित पांडे जी और मेरे भाई जहाल देवान जी और प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जब आपने शब्द का प्रयोग किया राष्ट्रवाद, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी आवाज में भावुकता इसलिए आती है, कभी बचपन में, आज भी याद है, सावरकर जी के लिटरेचर के ऊपर पूरा बैन था, तो पिताजी के हाथ में एक छोटी सी किताब वो घर लेकर आए और उन्होंने हमें सावरकर जी के बारे में, उस समय शायद मैं 4 या 5 साल की एक युवा, जहां आप ये कहिए कि अभी प्रकृति और समाज को समझने के लिए पनप रही थी और सावरकर जी के नाम और सावरकर जी के विचारों को आप समाज में या राष्ट्र में पूर्ण तरह से बोल नहीं सकते थे। और बहुत इच्छा थी कि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा संघर्ष जेल में बैठकर और जेल की दीवारों के ऊपर इतनी यातनाएं सहकर इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो क्या बात है कि हमारे कोर्सेज के अंदर, हमारे सिलेबसेस के अंदर, जहां हमारी जितनी भी हमारी जो इतिहास की किताबें हैं, उसमें हमें सावरकर क्यों नहीं मिलते? क्यों हम ऐसी विभूतियों को नहीं जान पाते जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के ऊपर और जिन्होंने हमें हमारे हिंदुत्व मीन कि जो हिंद महासागर में आसपास में रहने वाले व्यक्ति, जिनका भौगोलिककरण और जिसकी सांस्कृतिक के आधार के ऊपर सावरकर ने अपने हिंदुत्व, जो उन्होंने पुस्तक लिखी, जो लेख लिखा और उसके अंदर उन्होंने उसका वर्णन किया। काश, मेरी इच्छा है कि जिस तरह से कई ऐसे धार्मिक समुदाय अपने बच्चों के हाथ में स्कूल के अंदर ही, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर ही जिस तरह से बच्चों के हाथ में बाइबल पकड़ा दी जाती, क्यों नहीं सावरकर पकड़ाया जाता, ताकि बच्चों को राष्ट्रवाद की जो असली परिभाषा है वो समझ सके कि राष्ट्रवाद है क्या। क्या ये राजनीतिकरण है? क्या ये सत्ता स्वरूपी है कि राष्ट्र एक भावना है? वहां पर मैं सावरकर जी को नमन करते हुए अपने शब्दों को आगे बढ़ाती हूँ और सभी को मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अवसर दिया कि मैं राष्ट्रवाद, सावरकर के राष्ट्रवाद को आपके सामने थोड़ा बहुत, मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानती हूँ, मैं टीचर नहीं मानती, क्योंकि हर रोज बच्चों से सीखती हैं और जब बच्चे आके कुछ सवाल क्लासेस में करती हैं, हम बिल्कुल मौन हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या था। राष्ट्रवाद
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे को जहाउल ने कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। हाँ, मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपनी संस्कृति से प्रेम है। जो सावरकर जी ने कहा, क्योंकि सावरकर जी का जो राष्ट्रवाद है वो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को लेकर सावरकर जी ने बार बार हमारी पद्धतियों के ऊपर, और वो धर्म के कुछ ग्रंथों को भी नहीं मानते थे। वो समाज की कृतियों को, जो हमारे धार्मिक कृतियां थी, उसके लिए भी वो कहते थे कि नहीं, ये राष्ट्र की पद्धति या राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, उसके भाव को बढ़ाने के लिए ये रुकावट लाते हैं। आप अगर सावरकर को पूर्ण तौर पर अगर आप पढ़ती हैं, जब उनको जानने की कोशिश करती हैं, जरा आप उनकी जिंदगी में, आप उनके जीवन में जाकर तो देखिए, अपने आप को उस कारावास की कोठरी में बैठकर तो देखिए, उस सोचकर तो देखिए। एक कमरे में बैठकर हम लोग इस समय सेमिनार कर रहे हैं, जहां हमें एक आपदा की घड़ी में 1.5 साल से हमें घरों में बैठना पड़ा और हमने हाहाकार मचाई। उस व्यक्ति के मन में उस समय भी एक राष्ट्र के लिए, कि कैसे एक राष्ट्र के अंदर एक नई ज्योति ज्वलित की जा सकती है, व्यक्ति के अंदर किस तरह से भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, ताकि हम अपने राष्ट्र में अपने तरीके से अपनी संस्कृति के आधार पर जी सके। जो संस्कृतियां यहाँ पर आई, कभी भी कोई भी भारतीय कभी भी किसी की संस्कृति को लेने के लिए नहीं गया। अगर आप इतिहास को उठाकर देखते हैं, और सावरकर बार बार अपनी फिलॉसफी के अंदर, दर्शन के अंदर ये बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी उच्च है, क्योंकि हमने कभी किसी की संस्कृति को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की। हमने हर किसी के साथ एक लोकतांत्रिक आधार के ऊपर उस संस्कृति को हमने जनने दिया है, हमने मानने दिया, हमने उन परिवार माना है। और सावरकर को अगर आप देखते हैं, सावरकर ने बहुत ही थोड़ा सा, मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ, मैं इसलिए वीडियो ऑफ कर रही हूं। सावरकर जब पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण से प्रभावित हुए, तो उन्हें प्रारंभिक दिनों में विवेकशील गोपाल गणेश आकर से प्रभावित हुए थे। अग्रसर पर हार्बर्ट स्पेंसर, बेंथम और जेएस मिल का प्रभाव था। सावरकर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, मैंने पहले भी कहा। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन वे धार्मिक प्रथाओं से दूर रहे। उन्होंने यूरोपीय दर्शन की परंपराओं से कुछ चीजों को उन्होंने कहा कि हमें अपने सामाजिक प्रक्रियाओं के अंदर इन चीजों को अपनाना चाहिए। सावरकर व्यवहारिक ज्ञानी मसा, पॉजिटिव एस्टिमोलॉजिस्ट के समर्थक थे। उन्होंने ज्ञान इंद्रियों के प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्ञान के उचित स्रोत के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों की धार्मिक पवित्रता को अस्वीकार किया, ये माना कि सभी धर्म ग्रंथ मानव के बनाए हुए हैं। मतलब कि वो प्राकृतिक आधार के ऊपर बनाई हुई संस्कृति को मान्यता देते थे, जिसको कि हॉब्स, लॉक, रूसो, जब हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस चीज को कोट करते हैं कि जहां वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, सावरकर कहते हैं कि भारत में ये किसने प्रमाणित किया कि कौन आके कहां पर रहा। ये एक ऐसी सभ्यता है जो कभी भी अपने आप में ही चलती रही है, कभी रुकी नहीं। आप अगर बाकी सभ्यताओं को देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको सभ्यताओं का गमन या सभ्यताएं लुप्त होती नजर आती है, मगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति कभी भी लुप्त नहीं होती। आपको उसके प्रमाण मिलते हैं। आज भी उसके प्रमाण दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं, जब वहां पर बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को बता रहे हैं कि कहीं से शिवलिंग निकल रहे हैं और कहीं से हमारी कांसे की प्रतिमाएं बाहर के देशों में निकल रही है खुदवाई कर। आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज को प्रूव किया है। अगर हमारी संस्कृति इतनी ही कमजोर थी, तो हमारे वेद पुराण और हमारी चीजों को क्यों चुराकर दूसरे देशों में गया? तो सावरकर यहाँ पर उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारी पद्धति की बात कर रहे हैं, हमारी जीवन पद्धति की बात करते हैं। वो अपने राष्ट्रवाद के अंदर जीवन पद्धति को बहुत महत्ता देते हैं। सावरकर एक समाज सुधारक थे, जो वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक प्रथाओं को अपनाने के लिए कहते थे, धार्मिक अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए कहा।
और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी इन चीजों के ऊपर मनन करना चाहिए। राष्ट्र तभी अपने आप में आगे बढ़ सकता है, जब राष्ट्र के अंदर तभी अपनी राष्ट्रता आ सकती है अगर हम उसके रहन सहन की हर प्रक्रिया के ऊपर हम मान्यता दें। हमारे यहाँ पर पशु पक्षी पेड़ हर चीज में हम उनको अपने जीवन का हिस्सा आज तक मानते रहे और हमारी पद्धति में नजर आता है। आज जब कोरोना वायरस का समय आया तो सभी को तुलसी के गुण याद आए। उनको हमारे यहाँ की हल्दी के बारे में उन्होंने उस चीज के ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया। और सावरकर तो पहले ही इस संस्कृति के आधार पर राष्ट्र के लिए कहते हैं कि अगर हम अपनी संस्कृति को मान्यता देते हैं, उसको मानते हैं, तो किसी भी व्यक्ति जो बाहरी ताकतें हमारे ऊपर हुकूमत करके बैठे हैं वो अपने आप चली जाएंगी। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति पर विश्वास कीजिए। आगे सावरकर की कुछ और चीजें जो बहुत ही अच्छी लगती हैं, उन्होंने जाति व्यवस्था को लेकर, वर्ण को लेकर और छुआछूत को लेकर उन्होंने अपनी जो विचारधारा प्रकट की। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर कोई भी वर्ण नहीं, सभी व्यक्ति एक समान है। कुछ व्यक्ति जो समय के अनुसार हमेशा सत्ता के लोभी रहे, जो समाज के ऊपर हुकूमत करने के लिए आए, उन्होंने इन चीजों का वर्णन गलत किया। वर्ण व्यवस्था के अंदर सबकी करनी के ऊपर जो जैसा कर्म करेगा, जो कार्य करेगा। मैं शिक्षा दे रही हूं, हर किसी के ग्रुप फॉर्म किए गए। जिस तरह से हम लोग क्लासेस बनाने के लिए ग्रुप बनाते हैं, इसी तरह से ग्रुप फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द स्किल्ड। मगर कुछ हमारे यहाँ पे जब बाहर की ताकतों ने, क्योंकि वो यहाँ पर जितने भी हमारी प्राकृतिक देन थी उस चीज के लिए लोभी थी, हमारी संस्कृति के लोभी थे, वो हमारे यहाँ पर आके उस शांति के लोभी थे, यहाँ के रहन सहन के लोभी थे, खान पान के लोभी थे कि क्या मस्त तरीके से इस जिंदगी को ये लोग जीते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मीन की सुकून से रहने वाला समाज इतने सुकून से रहता है, सभी के साथ मिलजुल के रहता है, जो बाहर से आता है उसको भी अपना अपनाता है। सावरकर ने इस चीज को अपनी पुस्तक हिंदू तत्व के अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया। उन्होंने हिंदू का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सावरकर की जो ओरिजिनल जो उनकी बुक है उसके ऊपर लेके जाऊंगी आपको। सिंधु नदी के किनारे कब आकर बसे और कब उन्होंने वहां अपना अग्निहोत्र स्थापित किया, परंतु यह निश्चित है कि प्राचीन मिस्रवासी और बेबीलोन जिस सभ्यता संस्कार में इतना नाम हुआ, उस सभ्यता का जब पता भी नहीं था, तभी पवित्र सिंधु सलील कलल ध्वनि के साथ यज्ञ सुगंधित भी प्रवर्तित हुआ करती थी तट पर से। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर नदियों के साथ जो मिश्रित जो हमारा राज्य जो भूगोलिक है उसके बारे में उन्होंने अपने हिंदू जो उनकी पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने उसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया। जो लोग पराक्रमी थे, वीर थे, सत्य नैतिक आधार पर ये लोग ऐसे थे कि एक महान और स्थायी संस्कृति नींव डालने में समर्थक हो सके। अपने और पड़ोसियों से, खास करके ईरानियों, जिस समय इनका संबंध टूट चुका था, उस समय सातों सप्त सिंधु फैल चुके थे और इनमें राष्ट्रीय की भावना केवल विकसित ही नहीं हुई, परंतु उन्होंने उसका स्थान नाम भी निश्चित कर दिया। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो नदियां थी, नदियों के आधार पर जो सभ्यता बनी थी, उस आधार को उन्होंने अपना सांस्कृतिक आधार राष्ट्रवाद का माना। कि आप इसको क्यों नहीं समझते कि इस धरा पे रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान हैं, एक जैसे हैं, और उनकी जो भाषाएं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, वो हर किसी के रहने की प्रक्रिया और पद्धति के ऊपर निर्भर कर रही है। इन स्थानीय नदियों को सदा ही जीवन शक्ति प्राप्त करते हुए इन लोगों ने अपने नाम पर सप्त सिंधु लिखा, और सप्त सिंधु नाम संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी आता है,
जो समूचे वैदिक भारतवर्ष का नाम था। आर्य लोग कृषकों को सदा से ही प्रधान वृत्ति मानते आए हैं, मतलब कि भारत एक कृषि प्रधान देश था। कृषि के आधार के ऊपर आज अगर मैं देखूं तो हमारी कृषि को भी बहुत ज्यादा ध्वंस कर दिया गया। जब से औद्योगिक क्रांति आई, जब से औद्योगिकवाद आया, हमारी संस्कृति को पूरा ध्वंस करने की कोशिश की गई, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छे खनिज पदार्थ थे। इसलिए हमारे समाज और हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत आघात किया गया, हमारी शिक्षा पर आघात किया गया। और सावरकर जैसे लोग को, व्यक्ति को उन्होंने जेल में बंद कर दिया कि वो एक चाणक्य सोच थी। क्योंकि चाणक्य ने जब ये ठान लिया था कि मैं नंद का ध्वंस करूंगा, तो चिंता हो गई थी नंद को कि अब इस व्यक्ति को किस तरह से, तो चाणक्य ने करके दिखाया और उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करवाई। इसी प्रकार से सावरकर से भी लोगों को उनकी सोच से, उनके विचारों से डर लगता था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने उनको, वो पहले दुनिया के ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास में डाला गया। आजीवन कारावास, मैंने पहले ही कहा कि हम 1.5 साल घर के अंदर रहे हैं, हमें घर में रहना मुश्किल हो गया, और एक कोठरी में बैठ के फिर भी देश के लिए सोचना, देश के समाज के लिए सोचना, और देश के हर एक प्राणी के लिए एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के बारे में लिखना। और लिखा भी किससे? दीवारों के ऊपर पत्थर और कंकरों से लेकर लिखा। ये उनके जो राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवीर, अपने देश से प्यार करना, अपने लोगों से प्रेम करो। जिनका भी जन्म यहाँ पर हुआ है वो आपके अपने हैं। उनका बार बार इस चीज के ऊपर हमेशा, अगर आप उनका राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद का पूरा आप उसके पुस्तक को पढ़ते हो, वो बार बार एक ही चीज कहते हैं कि अपनी संस्कृति में विलीन हो जाइए, आप अपनी संस्कृति के मगन हो जाइए। हमारे पास संस्कृति भारतीय तथा भारतीय, मैं संस्कृति की विद्यार्थी नहीं हूं मगर कोशिश करूंगी। संस्कृति का भारतीय तथा भारतीयता प्रकृतियों में आकर प्राय हो जाता है। उदाहरण, शब्द भारतीय प्रकृतियों में हप्त नहीं हो गया, यूरोपियन भाषा में भी ये हप्त हो गया। सब को हिंदुस्तान में हफ्ता और यूरोप में हतोकी कहते हैं। संस्कृति केसरी शब्द पुरानी हिंदी में कहरी हो गया, सरस्वती शब्द ईरानी भाषा में हरवती हो गया, और असुर का रूपांतर तो आहूर हो गया। हमारे राष्ट्र वैदिक नाम सप्त सिंधु प्राचीन ईरानियों के अवेस्ता में हप्त हिंदू करके लिखा गया। इस प्रकार इतिहास, उषा कला में हम देखते हैं कि हम सिंधु यानी हिंदू राष्ट्र के थे, और ये बात पौराणिक युग में भी हमारे पंडित वर्ग को अच्छी तरह से मालूम थी। ये मैं हिंदू तब जो उनकी किताब है उसी से मैं पढ़ रही हूँ और वहीं से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, जो उनके अपने लिखे हुए शब्द। मतलब कि भाषाई आधार के ऊपर शब्दों का आप उसका तोड़ कर रही हैं, उसको अपनी जुबान में, अपनी भाषाई प्रक्रिया में उसको लेकर आ रहे हैं और बाद में उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। और अपनी पद्धति को मानना या अपनी प्रक्रिया को मानना, अगर इसके लिए किसी को दंड दिया जाता तो सावरकर जैसे व्यक्ति को उसको जेल में डाल दिया जाता है। मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि पिछले सेशन के अंदर जब मोहपात्रा जी ने कहा कि नाउ वी कैन स्पीक ऑन हिंदू, वी कैन रियली डिस्कस द थिंग्स ऑन हिंदू। शायद आज से कुछ वर्ष पहले इन बातों के ऊपर हम बोल भी नहीं पाते थे अपने ही देश में, क्योंकि हम राष्ट्रीयता को बहुत ही यूरोपियन दृष्टि से देख रहे थे। जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर अपना दबाव छोड़ गई, हमने सिर्फ उसी को माना। हमने मकाले की एजुकेशन को माना मगर अपने वेदों को नहीं माना। हमने अपनी संस्कृति को नहीं माना, हमने अपनी वेशभूषा को नहीं माना, हमने तिलक लगाने को नहीं माना, हमने सिर पर ओढ़ने वाली अपनी ओढ़नी को भी अलग कर दिया, फेमिनिस्ट का स्ट्रक्चर भी अलग कर दिया। हमारे राष्ट्र को मातृशक्ति, मातृ बोला गया, माता बोला गया।
शुरू से माँ को एक जननी के तौर पर आज भी याद है कि अगर आप अपनी पुरानी 1947 की माँ भारती की अगर आप सारी फोटोग्राफ्स देखती हैं तो उनको जंजीरों में बांधा गया है, किसी और को नहीं बांधा। मतलब हमारे यहाँ पे शुरू से ही एक महिला का सम्मान होता है, जो कि सावरकर बार बार अपने राष्ट्रवाद में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कह रही हैं। अगर आप उठाकर आप उसको पढ़ती हैं, आप हिंदू तब जरूर पढ़िए। हिंदू मेरे को एक गीता के समान लगता है, जो उन्होंने इतना खूबसूरत ढंग से उसको इतना अच्छा वर्णन किया है कि आपके मन और मस्तिष्क में जो आज के समय में हिंदुआत्मक शब्द का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, दूषित करने की कोशिश कर रही हैं, आपको उसका पूर्ण तौर पर आपको उसका जवाब मिलता है। मैं इसी वाणी को अपनी को विराम यहाँ पर देती हूँ। अगर कहीं पर भी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने अपने वक्तव्यों में सावरकर जी के राष्ट्रवाद की जो भावना है उनको बहुत अच्छे से आपने रखा है, और उनके ही शब्दों से, उनकी ही पुस्तक से जो आपने प्रमाणिक रूप से इसको रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आभार मैम। और आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिन महान विभूतियों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया उनको बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, उनके बारे में उनको क्यों नहीं बताया जाता है। तो ये तो हम सभी के साथ है कि हम सभी के लिए एक प्रश्न है, और इसको शामिल करना चाहिए, जो भी सिलेबस बनाते हैं उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत एकेडमिक पॉलिटिकल विंग और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जो राष्ट्रहित में अपनी जान न्यौछावर करने वाले महान विभूति हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए। और उसी प्रयास के कड़ी में आज का यह जो कार्यक्रम है वह हम सब कर रहे हैं और उसी पे चर्चा कर रहे हैं। Now I would like to invite Mr. Habib Mohammad Chaudhary ji. Before inviting him, I want to say a few words about him. Mr. Habib Chaudhary is presently working as a chairman in Assam Minority Development Board. He is also founded HSSM Group of Companies in 1998. HSMM Group of Companies became the first Indian businessman and company in 56 years of diplomatic relation between India and Laos. PDR received the Cross of Labor and Cross of Friendship medals from Government of Laos. PDR. He is also the founder, chairman of the Indian Business Chamber of Commerce in Vientiane, Laos. PDR in 2010. And he is also a mentor for the MN and a member in the Asian Business Advisory Council. He has also received and been honored with several prestigious awards such as Northeast Iconic Figure Award, Northeast Business Excellence Award, Cross of Labor Medal, ASM, and Excellent Award to none of you. Now I invite Mr. Habib Mohammad Chaudhary to please deliver his speech, Freedom from Fear. नमस्कार। पहले मैं आप लोग को बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप लोग मुझे ये फॉर्म में बात करने के मौके दिए हैं। मैं धन्यवाद बोलती हूं डॉक्टर जाहिद दीवान को, ललित पांडे जी को, मोनिका पुरी शेट्टी जी को, डॉक्टर ललित पांडे को, संजय श्रीवास्तव जी को और प्रियंका झा को। तो मेरा जो बात है ये हिंदुत्व जो राष्ट्रवादी है, मैं बिलीव करता हूँ राष्ट्रवादी में, और मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रवादी में बड़ा यकीन करता हूँ। इसके लिए मैं 18 साल में देश छोड़ के चला गया था असम से। मैंने ड्रॉप आउट कॉलेज था तो मैं चला गया था। मेरा अंतरात्मा हमेशा बोलता था कि लाओस में जाने से मैं बड़ा आदमी बनूंगा, पैसा कमा सकूंगा। मैं चला गया था 1989 में दुबई में, 89 से 90 तक मैं दुबई में था। उससे फिर चला गया लाओस में, जाके लाओस में 98 में लाओस में गया। लेकिन 2010 से मैंने मेरा मातृभूमि आसाम के लिए मैंने काम शुरू किया। मैंने फाउंडेशन किया है। कोविड में 1 लाख आदमी लोग को हम लोग खाना घर में पहुंचाए। हम लोग ने आपका ये बायलैटरल ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का साथ किया था। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, आज तक मैंने इंडियन सिटीजन है
मैं लाओस का सिटीजनशिप नहीं लिया, मेरा पूरा परिवार लाओस का सिटीजनशिप है। मैं मानता हूं कि आप जिस देश में पैदा हुए, ये देश को इज्जत करना चाहिए, ये देश के लिए मरना चाहिए, मिटना चाहिए। लेकिन मैंने 2 साल से कैंपिंग कर रहा हूँ, डर से स्वाधीनता, ये खौफ से स्वाधीनता, इंग्लिश में भयपूरा स्वाधीनता। ये डर क्या है, ये खौफ क्या है, और हमें उससे स्वाधीनता क्यों चाहिए? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को कि कुछ संख्यक धर्मीय गुरु और कुछ संख्यक धर्मीय नेता ने हम लोग को, ये मुस्लिम समाज को, हम लोग का माइनॉरिटी को 70 साल से हमें शिक्षा दिया नहीं गया है। हमें उन्होंने शिक्षा नहीं देके हमें उनको इस्तेमाल किए हैं। हमें 50 साल पीछे देश का दूसरे नागरिक, दूसरे जाति से पीछे रख दिए हैं। उनको बेटा, उनके बच्चे को स्कूल कॉलेज में पढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ दीन और दुनिया। आपको मदरसा भी पढ़ना चाहिए। कोई भी आदमी अपना रिलीजियस, अपना धर्म जो है उसको निभाना चाहिए, बड़ा इज्जत से और बड़ा ईमानदारी से, जो जिस धर्म का भी हो। अगर आप आपका धर्म को आप इज्जत नहीं करेंगे तो आपको देश का क्या करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे? तो मैं चाहता हूं कि दीन और दुनिया, आज अगर हम लोग जो मौलवी लोग हैं उनको साइंस टेक्नोलॉजी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता, आज वो लोग डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, बहुत हम लोग आगे जाते थे। एक जात शिक्षा में इतना आगे चले गए, हम लोग इतना पीछे गिर गए कि आज उनका साथ ताल मिला के हम लोग चल नहीं पा रहे। आज देखिए, ये देश हमारा है, ये देश के लिए हम लोग अगर मर मिटना भी चाहिए, मिटना चाहिए। आज ये देश में हम लोग सिटीजनशिप है, हमारा नागरिकत्व है। आज हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोले हैं, और देखिए एक अरब भी ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़े, वो भी मुसलमान है, हम लोग मुसलमान है। लेकिन आज आप जाइए, कोई अरब देश में आपको सिटीजनशिप नहीं देगा, लेकिन ये देश हमारा है, इसमें हमें जितना हिंदू आदमी का अधिकार है इतना हमें भी है। लेकिन फिर भी हम क्यों इस देश का हम लोग राष्ट्रवादी हो नहीं पा रहे? आज देखिए, ये देश में जाति वर्ण धर्म निर्विशेष आप कोई भी एक जाति को बातचीत में आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आज एक अरब आप औरत को आप शादी कर नहीं सकते, अरब किसी को आप शादी कर नहीं सकते, वो भी मुसलमान है, हम लोग भी मुसलमान है। और उससे सबसे बड़ा और एक डर है, हमें डर दिखाया जाता है कि ये देश में हम लोग सुरक्षित नहीं है, ये देश में हमारा मस्जिद तोड़ देंगे, ये देश में हमें अजान नहीं देंगे, ये देश में हमारा माँ बहन का इज्जत संभाल नहीं पाएंगे। ये और एक तरफ का हमें डर दिखाया जाता है। आज मैं आपको उदाहरण स्वरूप के साथ, प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, मुसलमान का दुश्मन है, हिंदू आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। जैसे देख लीजिए, आज हिंदुस्तान में कितना मस्जिद और मदरसा है। आज मुझे बताइए, एक भी मस्जिद में हिंदू आदमी ने बम एक छोड़ दिया, एक भी मदरसा में जाके AK-47 लेके बच्चे को गोली करके मारा। आज पाकिस्तान बोले तो पाकिस्तान मतलब पवित्र एक जगह है, वो पाकिस्तान बोलते हैं। आज पाकिस्तान में मुसलमान जाके मस्जिद में बम फेंक रहे। आज पाकिस्तान में AK-47 लेके मदरसा में बच्चे मर रहे। आज अफगानिस्तान मुसलमान को मुसलमान मार रहे। आज इराक में मुसलमान को मार रहे। आज सीरिया में मुसलमान। अभी बताइए, कैसा हिंदू हमारा दुश्मन हो गया और हिंदू हमें कैसे मार रहे? ये एक तरह का खौफ में हमें रखा जा रहा है, एक तरफ के हमें डर के मारे रखा जा रहा है कि आप ये देश में आपको बांग्लादेश भेज देंगे, आप लोग इधर रह नहीं पाएंगे, आप इधर हमारा इज्जत नहीं है। ये जो जब तक हम ये आदमी का अंदर से ये निकाल नहीं पाएंगे, उनके पास जाके उनको समझा नहीं पाएंगे, नहीं ये देश हमारा है, हमें राष्ट्रवादी होना है, हमें देश के लिए मरना है, हमें देश के लिए मिटना है, हम इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरना है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। आज हमें क्या 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 चाहिए? हमें संस्कृति और सभ्यता, आज हिंदू सभ्यता, आज हिंदू संस्कृति, आज देखिए पूरा, आप मेरे पहले स्पीकर ने बताया कि इतना साल पुराना है, आज हम उसको लेके प्राउड करना चाहिए, गौरवभूत करना चाहिए कि हमारा पास ये है। आज ये छोड़ के हम लोग अरब कल्चर का ले लिए, आज हम लोग कुर्ता पहन रहे, चलिए कुर्ता पहन रहे, आज अरब ड्रेस पहन रहे, सर पे ये बांध रहे। आज ये देश में रहिए, कौन बोला एक राष्ट्रवादी होने से आप मुसलमान हो नहीं सकते? एक मुसलमान आप हैं, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, देश के साथ राष्ट्रवादी होके चलिए, देश को लेके चलिए, देश के हित के चलिए, देश का सभ्यता के लेके चलिए, देश के संस्कृति को लेके चलिए। क्या हो गया? हम लोग इधर आज अरब का कल्चर लेके आना चाह रहे, आज अरब को कर रहे हैं। नहीं, किसी आदमी ने आपको नमाज पढ़ने में मना नहीं किया, किसी आदमी ने आपको रोजा रखने के लिए मना नहीं किया, किसी आदमी ने आपको अजान देने मना नहीं किया।
मैं छोटा था, मुझे याद है मेरा स्कूल में मिलादुन नबी होता था। तो जब मिलादुन नबी होते थे हम स्कूल में रहते थे, पूरा रात को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मणिपुरी सब आदमी मिलके हम लोग पेंडल बनाते थे और शिन्नी हलवा बनाते थे, मैदा लेके आते थे, घी लेके आते थे। फिर दोपहर को हम लोग जोहर का नमाज पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के हिंदू मुसलमान सब शिन्नी खा के जाते थे। सरस्वती पूजा होते थे, हम लोग प्रतिमा को लेके आते थे, हम लोग सरस्वती जी लेके आते थे, हम लोग बैठाते थे, हम लोग प्रसाद बांटते थे। विश्वकर्मा पूजा होता था, हम लोग एक साथ मिलकर करते थे। आज किधर गए वो दिन, कहाँ गए वो दिन? क्योंकि कुछ धर्मीय गुरु और कुछ धर्मीय नेता लोग ने हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये इस्तेमाल से कैसा निकालना है? आप यकीन करिए, आसाम में 70 साल में किसी ने ये आवाज नहीं निकाला है कि नहीं, हमें कुछ धर्मीय गुरु और धर्मीय नेता ने हम लोग इतना पीछे लेके जा रहे हैं। मैं पहला इंसान हूं, मैं निकाला हूं, मैंने कैंपिंग कर रहा हूं, मैं उसको बोलते आपका सजागता अवेयरनेस कैंपिंग, मैंने गांव-गांव में जा रहा हूं, अवेयरनेस कैंपिंग कर रहा हूं। मेरा सब बिजनेस था, व्यापार है, सब आज तक लाओस में, लेकिन मैं इधर रह गया। मैंने क्या देखा हूं? मैं देखा हूं आज हमारा थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, हमारा थ्रेट चाइना है। अगर एक बार ये जो हमारा असम का नॉर्थ ईस्ट का 36 से 38% मुस्लिम अगर एक बार चाइना के तरफ चला जाए या किसी ने मोटिवेट कर ले तो और एक पाकिस्तान इधर बन जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरा भाई लोग को समझाने के लिए, हम लोग राष्ट्रवादी होना चाहिए। आज वीर सावरकर जी देखिए, उनका जो महानता, उनका जो सूच है, हमें उनका सूच में चलना चाहिए। मैं पहले उदय माहौरकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हूँ कि उन्होंने ये किताब लिख के सबके सामने वीर सावरकर जी का अपना जीवन का जो कहानी है वो लेके आए हैं। इससे बड़ा चीज नहीं हो सकता है। जब दिल्ली में ये बुक लॉन्च हुआ था, मैं भी उधर था, मोहन भागवत जी भी उधर थे, हमारा देश का ये डिफेंस मिनिस्टर भी थे, राजनाथ जी भी उधर थे, मैं भी उधर था। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, गुवाहाटी में 4 तारीख को हम लोग मिलके ये बुक को लॉन्च कर रहे हैं 4 दिसंबर को, और हमारा सीएम साहब उस बुक को उद्घाटन कर रहे हैं, और उदय माहौरकर जी भी आपका 4 तारीख को गुवाहाटी में आएंगे। तो बात ये है, अभी हमें कैसे मतलब ये मोटिवेट करना है। आज का लड़का लोग, आप देखिए क्रिकेट अगर पाकिस्तान जीत गया तो बॉम्ब फुटाते। ये बॉम्ब क्यों फुटाते? आज देश को आप क्यों सपोर्ट नहीं करते? कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ लड़के लोग ये एक तरफ का उनको 70 साल से ब्रेन को कि ये मतलब ये देश हमारा नहीं है, हम ये नहीं है। अरे आप जाएंगे तो जाएंगे किधर? जाइए, चला जाइए पाकिस्तान में, देख लेते आपको कौन ले लेगा। आप चला जाइए अरब में, जाके सिटीजनशिप ले लीजिए, देख लेते आपको कौन ले लेगा। कोई आपको लेने वाला नहीं है। ये देश अपना है, इधर रहना है, इसके साथ मरना है, इसका साथ मिटना है। तो अभी मोहन भागवत जी ने वो मीटिंग में बोले थे कि उनका दूसरा बुक होगा राष्ट्रवादी मुस्लिम का ऊपर एक किताब लिखेंगे उदय माहौरकर जी। तो मुझे गर्व है आज आप लोग मुझे ये मौका दिए 2-4 बात करने के लिए। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया था, मुझे बड़ा दुख लगता है। यकीन करिए, नदी के किनारे चर बोलते हैं, उसमें जो लोग रहते इतना गरीब है, 6 बजे खाना खा के सो जाते, उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। 70 साल से ये धर्म गुरु और ये धर्मीय नेता लोग ने आज तक उन्हें कुछ नहीं दिए, खाली वोट बैंक के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। उनके बच्चे को खेती में लेके चला जाते, बोलते हैं कि अगर बच्चा स्कूल में जाएंगे तो 500 रुपया कहाँ से लेके आएंगे, अगर बच्चा खेती में जाएंगे तो एक हजीरा बच जाएगा, 500 रुपया हमारा बच जाएगा, खेती करेंगे। लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया। मैंने जब चेयरमैनशिप लिया, पहले मैं बोला पॉपुलेशन कंट्रोल, और मैंने नारी शक्ति और नारी शिक्षा में काम कर रहा हूँ। 75% नारी है जिसको मैं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो सोच है, और मैं मानता हूँ माइनॉरिटी मतलब क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और इस्लाम, ये 5 जात को मैं लेके चलना चाह रहा हूँ और उनको शिक्षा के लेके आगे जा सकते हो। एक जात को अगर आपको उसको खत्म करना है, उसको अगर बर्बाद करना है, वो जात का शिक्षा इतना निम्न कर दीजिए, इतना नीचे कर दीजिए, उसको मारने के लिए एटम बम भी नहीं चाहिए और बंदूक भी नहीं चाहिए। हमें ये शिक्षा नहीं देके इतना मार दिए, आज हम सोच नहीं पा रहे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। आज आप लोग देखिए, हिंदुस्तान में
अगर कोई भी कुछ होता है, पहले कोई भी एक हिंदू आदमी आवाज करते कि ये गलत हुआ है, ये प्यार नहीं है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये सेकुलर नहीं है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए? ये हमारा देश है, ये भारतवर्ष है, इसमें इससे अच्छा देश दुनिया में जहान में कोई जगह नहीं। हमें समझाना चाहिए उनको, जाके उनको लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, गांव में है, गरीब आदमी है, उनको जो समझाते वही समझते हैं। तो उसके लिए मैं एक परिक्रम लिया हूँ, एक कार्यकलाप लिया हूँ कि वो आदमी का 3 दिन मैं ऑफिस में रहूंगा, 4 दिन वो आदमी लोग का साथ रहूंगा, उनका कई जगह गुरुद्वार में सोऊंगा, कोई जगह मस्जिद में सोऊंगा, और उनका साथ मोटिवेशन मतलब स्पीच देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए आप लोग आशीर्वाद रखिए और मेरे लिए थोड़ा एडवाइस भी करिए, आगे मैं कैसा काम करता हूँ। इतना बोल के मैं मुझे संभालता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि हमें हिंदुत्व की विशेषताओं को खासकर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और जिससे कि है वो राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वीर सावरकर जी की जो सनातन भारत की संकल्पना थी उसकी तरफ हम आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी. Before inviting him, I want to say a few words about him. Professor Sanjay Srivastav is presently working as a professor in Political Science Department of Banaras Hindu University. He is also part in curriculum development, research, supervision and administrative activities of the university. Recently, Professor Srivastav was a Fulbright visiting professor at the School of Communication, American University, Washington. He has been Wow. appointed vice chairman of the BHU School Board. He is also the BHU Information Cell with the responsibility to liaison with the media and university branding. He is advisor at ICSSR and member of the Academic Council of HRDC JNU. He has led many Wow. major research projects. He has participated in more than 100 national and international conferences. He has been visiting professor to many reputed institutions including Diplomatic Academy of Armenia and the Faculty of International Relations at United State University. Professor Srivastav was awarded UGC Career Oh. Award 2004. Now I invite Professor Sanjay Srivastav ji to please deliver his speech revisiting the fortitude of Savarkar. Actually, first of all, greetings to all of you from Kashi. Dr. Zahidul Diwan Sahab, Priyanka Jha ji, Dr. Lalit Pandey ji, Dr. Habib Mohammad Chaudhary ji, or Dr. Monica Sethi ji. My sincere thanks to all of you for giving such a scintillating talk, and I feel greatly benefited out of it. I'm also thankful to Academic Political Wing, which has invited me to say something about Veer Savarkar. Though I do not consider myself as an authority to speak on Savarkar, because Savarkar requires a very, very, very subtle scrutiny of what he said, and it is not very easy to understand what Savarkar has said. Sometimes we make crass generalization, perfunctory generalization. I think that will not be doing justice to Savarkar. So, but as far as I could understand Veer Savarkar, actually, the topic which I had earlier, communicated to Dr. Zahidul Diwan was the fortitude of Veer Savarkar ji. But I think it should be revisiting the brilliance of Veer Savarkar. So Veer is already there, and how brilliant he was. Because in his book Hindutva, from where this topic Hindutva hi Rashtravad has been taken, is such a big masterpiece to save India from the invaders,
from the foreigners who were looking at India to invade. He had the reports that the training camps have been organized in Siberia region. An Amir in Afghanistan is also planning to invade India even during the British period. And the way some of the leaders of the Congress party were taking Hindus for a ride, it was necessary on part of Veer Savarkar to establish the identity that, in politics, in political sphere, the identity is something very, very important. Okay, identity has two dimensions: that what we think, who are we, and the second dimension is what others think, that who are we. Okay, so what other things, who are we, comes later, but who are we, what we think who are we, comes first. And till the time this book Hindutva was published, it was not defined that who are we. We never tried to identify ourselves, that who are we, and in a united manner, in a unified manner. And this was the great job done by Vinayak Damodar Savarkar. Yesterday when I was looking at the several literature on Savarkar, I realized that how big the visionary he was. His tremendous understanding of the political, statecraft, his understanding of the colonial rule, his understanding of the ethnicity, religion, culture, nationalism, and then trying to come out with a definition of who are we, so that we can project ourselves, that who are we. Because until and unless we write our own story, the others would come and write our story. So it was, Vinayak Damodar Savarkar who realized that this intellectual response is missing. This academic response is missing from the territory, or those who consider themselves as inheritor of the Indus Valley civilization. Okay, so it was something big. At that point of time, a particular region was known as Persia, then the Arab world was there, and then the Turkish Empire was, Ottoman Empire was also there. But the real inheritors of the Indus Valley civilization hadn't, identified themselves, that who they are. Okay, so this was the big job which Savarkar ji has done for all of us. And while he was at the Ratnagiri prison, he was a person who lived most of his active life in the prison. And Monika ji and Lalit ji have also told about his fortitude when he was in jail, and what kind of atrocity he was facing while he was in jail. So often the so-called liberals, they tend to forget that what kind of brutality, what kind of the British brunt Savarkar had faced. Okay. Now, Savarkar's nationalism was different from the religious adherence. This is an important thing. And he meant a term called ethnic nationalism. He said, ethnicity is a term which is broader than the religion. And by ethnicity,
he means a sort of a shared norm, shared values, shared genetic code, shared, sort of common language, culture, law, customs, folklore, and history. So if a group has all these things in common, you can call that group a particular ethnic group. So Savarkar associated his nationalism to ethnic nationalism. Okay. Though there are ambiguities, I will come to that later part. And Savarkar, he logically defines that what is meant by the term, the nomenclature Hindu, where did it come from, what did it mean, and to whom and when, what did it mean. It allowed him to lay out a first syllogism of connecting name with the country, that is Hindustan. Okay. He was the first, political thinker of the modern India who used the term Hindu, Hindutva, and then he associated Hindutva to Hindustan. Though Hindutva had a larger ethnic meaning, it was not confined to a particular religion called Sanatan Dharma. Okay. Now, there is one author called Janki Bakle, who worked in Europe, I think in Oxford University. And he gives credit to Savarkar and says that he, names the mythic Hindu community. The Hindu community, which was a myth. Hindu doesn't mean here the Sanatan Dharma only. The Hindu mythic community which was there was not known by a particular name, and Savarkar gives it a name. Identifies the magical territory. These days the modern concept of the state is territorial in nature. The state is territorial in nature. You cannot imagine a state without territory, though there are philosophers who say that a state can be without territory. But by and large, 99.9% states have the territory. So Savarkar also defines the territory. When British left India, when British left India, there were nearly 650 princely states. The country was so badly divided into different princely states. But Savarkar gave a geographical, territorial identification to the land, which we call Hindustan today. So this was, some of the important contribution of Savarkar regarding, bringing the nomenclature Hindu, then bringing another adjective of it, the Hindutva, and then associating that Hindu to Hindustan and providing the territoriality to what he thinks what the Hindustan is. Okay. Then another important thing about Savarkar is that Savarkar was against the Gandhian philosophy of non-violence, because Savarkar held that if we adhere to the principle of non-violence, then it will be very difficult for us to defend a state we visualize to form, because you cannot have a state without the state which can punish the aggressor, the state which can face the enemies, the invaders. Okay, so he was against the Gandhian philosophy of non-violence, and he was in favor of a strong state. He was in favor of a very strong state. Now, Savarkar's, often when we call it ethnic nationalism, his Hindutva, the ethnic nationalism, it brings him close to racial purity. That those who have
descended from the Indus Valley civilization are the Hindus. But actually, Savarkar does not adhere to the theory of racial purity. Instead, he gives a looser definition of the ethnic nationalism. And he does not identify himself to racial purity theory to which the Americans or the Europeans, used to identify. Now, Savarkar says that who is a Hindu? He says, who is a Hindu? He defines in his book Hindutva, one who considers this vast stretch of land called Bharat, from Indus to seas, from Indus River to seas, it means the Indian Ocean and the Arabian Seas, as his fatherland, okay, or the land of his ancestors. And Holy Land is one who will be termed and remembered as a Hindu. Okay. So if that land that stretches from Sindhu to Indian Ocean and the Arabian Ocean, and it is on the south of the Himalayas, if we consider ourselves belonging to that land, it simply means that, if we consider that a land of our ancestors, our forefathers, we will say that, that person is a Hindu. Now, where does the Abrahamic, religion, the people who follow the Abrahamic religion, where do they, fall in this syllogism of Veer Savarkar? Because who had then ancestors here, and originally they were Hindu, and then they were forcibly converted into Islam or Christianity. Savarkar says that if they consider themselves Hindustan as their fatherland or the land of their ancestors, then they are also Hindus. Okay. However, Savarkar raises one question, and deliberately, he keeps this ambiguity. He says that the Abrahamic, religion, let me, more clear about it. Sorry if I don't want to hurt anyone's emotion, but just, I want to tell you what actually Savarkar said. Savarkar said that the Abrahamic religion, people who belong to Abrahamic religion, may have their fatherland here in what is called Hindustan, but their holy land is not, maybe somewhere in Arab, or maybe somewhere in Europe. Okay, so in that way, they do not fulfill this condition of holy land, that it also, they also consider India as their holy land. It is their, the land of their forefathers, but it may not be the land of the holy land, because that may lie somewhere in Arab or somewhere in Europe. But he further says, there is some ambiguity in Savarkar's thought here, and perhaps deliberately he leaves this embassy, because I consider him as a most, genius person, a scholar of Indian polity. And he deliberately leaves, he leaves this ambiguity, because he did not know that what shall be the shape of the future, how the things will go in future. And if he says that, a particular things, and in future he will have to be, deviate from it, it will be difficult for him to steer the things. That is why he left this a brief ambiguity here. And he says that, the good thing about Savarkar was that he says, that
the Muslims and the Christians are free to make a choice that whether they want to come to the Hindu fold. Hindu fold means that just give me a minute. Actually, it's going out of my laptop. Is going out of its battery is low. Yeah, now it will work. So, and they want to come to the Hindu fold. Hindu fold means that they regard India as their ancestors' land, and they have love for India, monogamously love for India, and they regard India as their country. So finally, we understand that Savarkar's nationalism turned out to be a nationalism which is based on love and choice. This is really a big, big thing. That if you love your country, if you love your motherland, whosoever you are, I mean, whichever religion you are following, dharma, I'm not saying religion you are following, you are a Hindu, you are an Indian. So this was, this is the magnanimity Savarkar shows, just to include everyone, who thinks that the land which is south of the Himalayas, east of the Sindhus, and bind by the Arabian Sea and the Indian Ocean, and if those people who live there and consider themselves as their father's land, as their motherland, and they love that land, it means that they are Hindus and they are Hindustanis. Okay. So, this is something what I think I would congratulate Zahidul Diwan Sahab, that he has taken such a nice topic, that Hindutva hi Rashtravad. And this Hindutva is not the narrow Hinduism, which often we associate Savarkar's name with. Okay. So, and of course, there, as the earlier speakers have also talked about, that he talked about anti-caste system, and he was against the caste system because he realized that it weaks, the Hindu fold. Then he was against the untouchability also. He was against the untouchability even before, Mahatma came out staunchly against the untouchability. Then he was Beti Bandi. He also talked about that. In Roti Bandi also he discussed in his political philosophy. But since I'm confined to Hindutva hi Rashtravad, so that this I have tried to explain here in my talk. And so with this I end. I think it makes some sense. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विनायक दामोदर सावरकर जी की राष्ट्रवाद किस प्रकार रिलीजियस से अलग है, उनकी विचारधारा किस प्रकार की है, उनको अपने वक्तव्यों में बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हिंदुत्व और सनातन के बारे में बताया। आपके वक्तव्यों से हिंदुत्व, राष्ट्रवाद एवं वीर सावरकर जी की भारत की संकल्पना को समझने में निश्चय ही सभी को सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। इतने अच्छे सुंदर व्याख्यान के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हमारा अगला सत्र जो है वो 4 बजे से प्रारंभ होगा। तो मैं विधिवत धन्यवाद प्रियंका जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बाकी वक्ता है और संजय श्रीवास्तव जी जो आखिर में वक्तव्य रखे, मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों की कोई टिप्पणी हो तो एक संक्षिप्त में उसके कंक्लूजन के तौर पे आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को सुना और फेसबुक में जो लाइव कमेंट्स है उसको हम उतने ग्रांटेड नहीं ले रहे उन कमेंट्स को। सो आप लोग एक डिस्कशन के तौर पर अगर कुछ और फाइनल कमेंट्स देना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम, बट इन ए वेरी ब्रीफ मैनर बिकॉज़ टाइम इज वेरी शॉर्ट।
सो कोई कमेंट्स अगर नहीं है तो हम लोग समाप्ति की ओर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं है जाहिदुल जी। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप एकेडमिक पॉलिटिकल विंग के कोऑर्डिनेटर और फाउंडर हैं। आमंत्रित हैं डॉक्टर जाहिदुल दीवान जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। हमारे इस सत्र में ये फर्स्ट टेक्निकल सेशन है हमारा। इसमें शामिल हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड से मिस्टर हबीब चौधरी जी, डॉक्टर मनिकापुरी सेठी जी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, and dear brother Lalit from Hansraj College, Delhi University, and he's an alumni of Jawaharlal Nehru University. तो मैं संजय श्रीवास्तव सर से ही शुरू करना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो हम लोगों ने उठाया है। हालांकि I am associated with more than 6,000 people in WhatsApp. We have almost 30 groups of WhatsApp group we have. So बहुत सारे लोग वहाँ पे मुझे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि आप इस विषय को व्यक्तिगत किसी कारण से आपने उठाया होगा। लेकिन मुझे संजय श्रीवास्तव सर जैसे आप जैसे व्यक्ति अगर कह दे कि ये एक बहुत अच्छा विषय है जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के उठाया है, और तो ये हमारी जो एक मंशा है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको पूर्ति होते हुए हम देखते हैं। तो ये गर्व महसूस होता है कि हमने जो इतने दिनों से मेहनत की, उस मेहनत का कुछ सफल परिणाम जो है वो सामने दिख रहा है। और आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि हमारी किताब भी बहुत जल्दी आ रही है। आप लोग जो भी भाषण अभी इस प्रोग्राम में रखे आप लोगों ने, उसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा जल्दी ही, और आपको उसको फाइनल उसके करेक्शन के लिए आपको भेज दिया जाएगा। तो हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद, सनातन परंपरा और सावरकर जी, तो इस शीर्षक से ही किताब आ रही है और उसके ISBN भी अभी मिल चुका है। तो ये जो विचार आप रख रहे हैं, ये विचार एक स्थायी हो जाएगा, और मुझे आशा है कि अगर किताब आ जाएगी तो सदियों तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे, आपके विचार को। तो धन्यवाद के रूप में विशेष कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सब कुछ सामने है। हम लोगों ने सब सुना, आप लोगों ने कितने दिल से इस मंच पे आप लोगों ने बात रखी है। और एक बात तो ये है कि जो एक धर्म का उलझन है, मुझे ऐसा लगता है, इसको उलझन ही मैं कहना चाहूँगा। हबीब मोहम्मद चौधरी साहब के भाषण से आपको लग रहा था, क्योंकि वो भी असम से बिलोंग करते हैं और समाज में भी असम से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ की परिस्थिति कुछ ज़्यादा ही जटिल है। हम लोगों ने बहुत नज़दीक से बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो एक उलझन है, उस उलझन से हमें मुक्ति पाना है, और उस मुक्ति की दिशा में ही हम गति कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सफलता कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे जैसे गुरुजी हुए, जैसे हमारे सारे आइडियोलॉग हुए, इनफैक्ट सावरकर जी हुए, जिन्होंने पूरा जीवन जो है अपने विचार को विचार को लोगों तक पहुंचाने में लगा दिया। उनको अपने जीवन काल में कितनी सफलता मिली थी, उसको तो हम सब के सामने है। तो मैंने भी एक मुहिम शुरू की है, और मैं लगातार इस तरह की कार्यक्रम हमारे जो टीम है इसके साथ मिल के हम करते हैं, और कितनी सफलता अपने जीवन काल में मिल पाएगी इसको मैं कभी ज़्यादा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि काम करके जाऊँगा तो कभी ना कभी तो लोग, शायद अगर कुछ अच्छा काम किया जा रहा है तो कभी ना कभी लोग समझेंगे कि हाँ, ये बात सही थी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे जैसे विद्यार्थी की बात सुनकर आप इस मंच पे आए और इतना समय आपने दिया। मनिकापुरी सेठी दीदी, आप भी लगातार व्यस्त रहती है, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का काम भी आपको देखना होता है। हबीब मोहम्मद चौधरी जी, आप तो सब जानते ही है, लगातार इनके फेसबुक पे इनकी अपडेट्स हमें मिलता रहता है, कितने व्यस्त रहते हैं। और ललित जी, जो कि एक बहुत ही मैं क्या कहूँ, इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट मैंने ABVP में बहुत कम देखा है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए भी गर्व की बात है
कि ललित पांडे जैसे कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मिला है। मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ ललित से। ललित जी का नाम पूरा काशी में भी बहुत है। बहुत ही मतलब ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जी। मैं हमेशा ही बात करता रहता हूँ कि ललित एक धरोहर है हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए भी। तो और साथ ही प्रियंका जी, आपकी शुक्रिया अदा करके आपको हम कमतर नहीं आंकना चाहते, क्योंकि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने में आपका मेरे से भी ज़्यादा योगदान है। तो मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सत्र का लिंक आप स्पीकर्स को भी हम भेज देंगे। अगर आपके पास समय होगा तो उस सत्र में भी आप जुड़िएगा। अदरवाइज़ हम फिर जो बुक के हमारी जो किताब का मामला होगा, उस संदर्भ में फिर दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब हमारे साथ जुड़े, तो हम इस कार्यक्रम को अभी समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार।